एक दो तीन बातें करनी है। एक तो इस संबंध में थोड़ा समझना और विचारना जरूरी है। काम बड़ा हो और कार्यकर्ता उसमें उत्सुक हो, काम करें, तो कार्यकर्ताओं में एक तरह की विशिष्टता होनी चाहिए। तो ही वो काम को आगे ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते। कोई सामान्य संस्था हो, कोई सेवा का कार्य हो, कोई और तरह की सामाजिक संस्था हो, तो एक बात है। जिस तरह की बात लोगों में पहुंचानी है, तो हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं उनमें उस तरह की कोई लक्षण, उस तरह के कुछ गुण होने चाहिए, तो ही तो काम ठीक से पहुंचे, नहीं तो नहीं पहुंच सकता। जैसे कि हमारे पास शिविर, अगर 20 कार्यकर्ता शिविर में काम कर रहे हैं, तो वो 20 तो ध्यान में उनकी थोड़ी गति होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व में भी थोड़ा परिवर्तन आने चाहिए। वो अलग तो दिखाई पड़ने चाहिए, नहीं तो उनसे फिर ये काम बहुत मुश्किल है। इसलिए खास कर सोचा कि यहाँ अलग से बैठे, और आगे ये भी मेरा ख्याल है कि कार्यकर्ताओं का एक शिविर अलग भी हो, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचता है, वो पूरा उपयोग नहीं ले पाते, काम में उलझे, उसमें उलझे, सब कुछ नहीं फंसे। अगर वो बिल्कुल सामान्य जन जैसे हो तो काम भला उनसे हो, लेकिन काम में जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं हो। तो अभी ख्याल में नहीं थी ये बात, लेकिन ये कुछ करनी पड़े कि कार्यकर्ताओं का एक अलग वर्ग खड़ा होना, और उसके लिए मैं जो भी मेहनत मुझे करनी है वो मैं करने को तैयार हूँ। आपको जो करनी है उसकी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बहुत नया विचार लोगों तक पहुंचाना हो तो हमें नए तरह का व्यक्तित्व भी खड़ा करना होगा, और दूसरों से उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो लोग इस काम को करने में और फैलाने में उत्सुक है, उनसे और ज्यादा अपेक्षा होनी चाहिए। हमारा व्यवहार भी भिन्न होना चाहिए। अब मेरे मन में एक एक छोटे से छोटे आदमी के प्रति आदर है। अगर इस काम करने वाले लोगों के मन में वैसा आदर न हो तो बड़ी उल्टी बात होगा। हम काम भला करिए, लेकिन वो काम कोई बहुत मूल्य लाने वाला नहीं। जिस दोस्त से मूल्य लाना है उस दोस्त से नहीं लाने वाला। अब मेरे मन में तो एक अदना से अदना आदमी का उतना आदर है जितना तीर्थंकर का है, एक भगवान का। जो लोग मेरे काम को बढ़ाने वाले हो, उनके मन में अगर ऐसा आदर न हो साधारण जन के प्रति, तो फिर वो मेरी बात पहुंचा नहीं सकते बहुत दूर तक। एक तो निर्जीव काम है जो कोई भी पहुंचा सकता है कि किताब छाप लेनी है, किताब बेच देनी, वो निर्जीव काम है। एक बहुत सजीव क्रांति है जो आपके जीवन में उतरे तो ही पहुंच सकते, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। तो इस संबंध में जब भी शिविर हो, मीटिंग हो, तो हर जगह जो हमारे काम करने वाले मित्र हैं उनको तो अलग से बैठना चाहिए। उनके अपने मसले, उनकी अपनी समस्याएं होनी चाहिए जिनको कि उनको मौका नहीं मिलता बात करने का जो उनका स्वभाव है। और आज नहीं कल हमें कार्यकर्ताओं की छोटी शिविर, 20-25 लोगों की छोटी शिविर 3-4 दिन के लिए, जहाँ वो मेरे साथ 3-4 दिन रह सके, ज्यादा सुगमता से, इतना बड़ा बोझ उनके ऊपर ना हो, और वहां वो अपने मसले हल कर सके। क्योंकि बहुत से मसले उनके सामने हैं जिनका कि मुझसे बातचीत उन्हें करनी बहुत जरूरी है। और जैसे कि इस तरह के जो भी काम है, तो मुझे अकेले से वो होने वाला नहीं है। मैं अपनी सारी ताकत से लगाऊं तो भी मुझे अकेले से क्या हो सकता है। बात इतनी है कि उसे अगर ठीक से पहुंचाना हो तो हमें बहुत से व्यक्ति को निर्मित करने पड़े जो इस बात को ले जाने वाले बनेंगे। एक तो निर्जीव पर एजेंडा होता है कि उसको वो किसी तरह भी पहुंचा दें
ढोल पीट से, तो वैसा कुछ करने का प्रयोजन नहीं है। वैसे पहुंचती है बात तो वो बीच में मर जाती है। दूसरा, एक सजीव उनका व्यक्तित्व होना चाहिए कि उन्हें देख के लगे कि ये आदमी जिस बात में उत्सुक हुआ है, किसी भी व्यक्ति को उसे देख के लगे कि मुझे भी उत्सुक होना चाहिए। लेकिन अगर ये हमारा काम करने वाला भी छोटी छोटी बात में नाराज होता हो, रुष्ट होता हो, गुस्से से भर जाता हो, छोटी छोटी बातों में लड़ झगड़ बैठता हो, तो ये जिस बात को ले जाने के लिए हम सोचते हैं कि ये वाहक बनेगा, वो बात कैसे पहुंचेगा? ठीक दिखा अभी तो कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन आज नहीं कल वो काम बड़ा हो सकता है। और अगर हमारे पास ठीक मित्रों का एक समूह है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं तो भी उतने परिणाम नहीं आ सकते जब तक कि मित्रों का एक वर्ग न हो। मुझे तो उतनी श्रम पड़ता है, चाहे 500 लोग यहाँ इकट्ठे हो, चाहे 5000 लोग इकट्ठे हो, तो मेरे श्रम में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज का फायदा उठा सकें तो उसके लिए हमें एक मित्रों का वर्ग खड़ा करना पड़े, और वो ऐसे मित्रों का वर्ग खड़ा करना पड़े कि जिस तरह के भी व्यक्ति हमें उपलब्ध हो सके। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ काम लिया जा सकता है। इस जमीन पर ऐसा तो आदमी कोई भी नहीं है जिससे कि कोई भी काम न लिया जा सके। सैकड़ों लोग उत्सुक हैं और वो मुझे कहते हैं जगह जगह हम काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको क्या बता सकता हूँ या क्या काम उनके लिए कहूँ? वो आपका एक वर्ग होना चाहिए जो कि उनकी सेवाएं ले सके, उनका श्रम ले सके। वो जो भी सहायता पहुंचाना चाहते हैं उस सहायता को पूरी तरह ले सके। लेकिन ये आप तभी ले सकते हैं क्योंकि नया आदमी आता है। अगर वो आज 3 दिन में प्रभाव में आया है, कोई बात उसके मन में बैठी है और वो आपके पास आया है, और आप अगर बहुत उपेक्षा से उसकी बात सुने या ऐसे कि हाँ ठीक है कुछ देखेंगे, तो आप एक व्यक्ति खोते हैं जो कि बहुत काम का हो सकता है। वो जब आया था कुछ उत्सुकता लेकर, तो आपके मन के द्वार तो बहुत प्रेमपूर्ण रूप से उसके लिए खुले होने चाहिए, और ये मौका था कि वो व्यक्ति आपके काम में सम्मिलित होता। लेकिन अगर आपने अपेक्षा से ऐसी कहा कि हाँ ठीक है देखेंगे, तो वो आदमी गया। हो सकता था वो कितना काम लाता, हम नहीं को कुछ कह सकते हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे लोगों ने बाहरी काम किए, और बड़े आदमी कोई आकाश से कभी पैदा होते नहीं, सब छोटे छोटे लोग पैदा होते हैं। वो कभी कोई वक्त और काम उन्हें बड़ा बना देता है। तो हमें प्रत्येक आदमी जो भी जिस हैसियत से उत्सुक है, पत्थर भी उठाने के लिए इधर उधर रखने के लिए कोई उत्सुक है, तो उसका बहुत प्रेम से स्वागत करके उसका उपयोग करना। और काम इतना बड़ा है कि अगर हम 10-15 वर्ष ठीक से मेहनत करें तो इस पूरे मुल्क में एक पूरे क्रांति का वातावरण खड़ा किया जा सकता। मुल्क तैयार है, मुल्क का मन तैयार है। अगर हम नहीं कर पाए वो सिर्फ हमारी कमजोरी और हमारी नासमझी और हमारी असमर्थता होगी। नए युवक हैं, उनके साथ आज कोई उनके जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो रुकेंगे थोड़ी, वो तो चलेंगे ही, गैर मार्गदर्शन के चलेंगे, गैर दिशा के चलेंगे। जहां मुल्क जाएगा जाएगा। अगर हम थोड़ी हिम्मत करें और मेहनत करें तो उनको मार्ग दिशा मिल सकती। और ऐसी स्थिति हमारे मुल्क के युवक की ही नहीं, सारे दुनिया के युवक की। अगर यहाँ हमारा प्रयोग सफल होता है तो वो व्यापक पैमाने पर बाहर भी पहुंच सकता है। तो एक तो हमारी उत्सुकता होती है इतनी दूर तक कि आप आए हैं क्योंकि आपको अपने व्यक्तित्व में थोड़ी उत्सुकता है, आप थोड़ा शांत होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, बहुत ज्यादा अपने में ही निरंतर उत्सुक होना एक तरह का रोग है। थोड़ी उत्सुकता स्वयं में होनी चाहिए, लेकिन ये अत्यधिक सेल्फ सेंटर्ड आदमी जो है वो कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी अशांति का एक केंद्र है कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं। अगर ये अत्यधिक है उसके चित्त में तो ये चीज उसको शांत नहीं होने देगी। अगर हमें कोई चीज सत्य मालूम पड़ती हो, कोई चीज ठीक मालूम पड़ती हो, तो हमें अपने मैं के दायरे से थोड़े बाहर आना चाहिए और हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि अगर ये बात ठीक है तो ये और लोगों तक पहुंच जाए। और आप हैरान होंगे
कि जिस दिन आप दूसरों में उत्सुक होंगे उस दिन आप पाएंगे आपकी वो जो मैं की बीमारी थी जिसकी वजह से आप अशांत थे वो 50% विलीन हो गई, सिर्फ इस वजह से कि आप औरों में भी उत्सुक हुए। तो ये धार्मिक आदमी जिसको हम कहते हैं इसमें एक बुनियादी बीमारी होती है और वो ये कि वो अपने में उत्सुक होता है। और इसी तरह जो कौमें बहुत धार्मिक हो गई हैं उनमें हर व्यक्ति सेल्फिश हो गया, वो धर्म का खांच है उसके पीछे। उसमें वो ये सोचते नहीं कि बगल में कोई खड़ा है, और हम ये जानते नहीं कि जिंदगी इतनी सम्मिलित है, इतनी सम्मिलित है कि ये वैसी नासमझी की बात है। मैंने सुना कि एक नाव में 3 आदमी बैठे हुए थे, उनमें एक आदमी ने अपनी जगह बैठे बैठे छेद करना शुरू किया। दूसरा आदमी चिल्लाया कि तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं अपनी जगह करता हूँ, तुम्हारा क्या लेता? तुम्हारी जगह तो छेद करता हूँ। तो दोनों चुप हो गए। बात ठीक है, अपनी जगह छेद करता, हमें क्या लेना? लेकिन ये कोई नाव में छेद करेगा तो अपनी और तुम्हारी जगह का सवाल नहीं। ये कोई नाव कोई अलग अलग नहीं है, ये नाव एक है, उसमें किया गया छेद सबको ले डूबने वाला है। तो आपका पड़ोसी अगर एक छेद कर रहा है तो हम इकट्ठी नाव में सवार। हमारा जीवन एक इकट्ठी नाव है, उसमें कोई भी छेद कर रहा है तो आप ये सोचो वो छेद कर रहा है तो मुझे क्या लेना देना। जिंदगी इतनी इंटर रिलेशनशिप है, इतनी जुड़ी हुई है कि उसमें कहीं भी किया गया छेद आपकी ही नाव में किया गया छेद। इससे उल्टी बात भी सच, किसी के भी नीचे का बंद किया गया छेद आपकी ही नाव का बंद किया गया छेद। तो एक तो इतनी उत्सुकता होती है हमारी कि हमें अपने तक मतलब है कि हम थोड़ी शांति और ये हो, और एक उत्सुकता और व्यापक होती है, वो इस बात से संबंधित है कि एक शांतिपूर्ण वातावरण, वो शांतिपूर्ण वातावरण आपके लिए भी होगा, लेकिन आपकी दिशा, आपका चिंतन एक व्यापक पैमाने पर गति करता है। इस बात को ख्याल में रखेंगे तो एक फर्क दिखाई पड़ेगा। पूरब के जितने धर्म पैदा हुए सब व्यक्ति केंद्रित थे, कोई धर्म समूह केंद्रित नहीं था। क्रिश्चियनिटी अकेला धर्म है जो समूह केंद्रित है। तो क्रिश्चियनिटी के समूह केंद्रित चिंतन में और पूरब के व्यक्ति केंद्रित धर्म में आज जो फर्क पड़ गया उनको विचार करने से हैरानी होती है कि वो कहां खड़े हो गए दोनों। इन दोनों में थोड़ा अधूरापन है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी फिर बिल्कुल ही समूह केंद्रित हो गई है, उसमें व्यक्ति का कोई केंद्र स्थान नहीं रहा। यहाँ के सारे धर्म बिल्कुल केंद्रित हो गए, उनमें समूह की कोई दृष्टि नहीं रही। ठीक धार्मिक व्यक्ति अपनी शांति, अपने आनंद में उत्सुक होता है, इसीलिए सबकी शांति और सबके आनंद में उत्सुक हो जाता है। न वो व्यक्ति केंद्रित होता न समूह केंद्रित, तो वो सिर्फ शांति और आनंद में उत्सुक हो जाता है। और इस बात को वो समझ लेता है कि मेरी शांति और आपकी शांति बहुत लंबे पैमाने में दो अलग चीजें नहीं, तो बहुत लंबे पैमाने में एक ही नाव। तो कार्यकर्ता का मतलब है कि अब वो केवल एक व्यक्तिगत साधक नहीं रहा, बल्कि उसके मन में एक ख्याल आया है, एक बात उससे सूझ पड़ी है, वो फैल जाएगा पैमाने। इसको फैलाने की दृष्टि में कुछ सोच विचार करना जरूरी है। अभी तो बिना सोचे विचारे जो काम चलता है मित्रों का, वो बिना सोचे विचारे है। और वो जो भी काम है उसमें मेरा आपको कोई हाथ नहीं है, वो मित्रों का ही काम है। उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने किया है, जो किया वो बहुत। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस काम में सम्मिलित होना पड़ेगा, तो ही शायद ठीक से व्यवस्था उसको दी जा सकती, नहीं तो व्यवस्था नहीं दी जा सकती। तो आपके मन में इस दिशा में जो भी ख्याल आते हों, विचार आते हों, सोच विचार आता है, वो बैठक आप अलग लेके अपनी उनको रख सकते हैं, उनकी बात करनी चाहिए। छोटे छोटे मसले उनसे भी बात करनी चाहिए। आपके मसले जरूर दूसरे ढंग के होंगे, इसलिए वो समूह के बीच चर्चा उनकी करने का कोई प्रयोजन नहीं। तो जितने लोग इस काम को दूर तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हों, उनको सोच विचार में थोड़ा लगना चाहिए।
इस दृष्टि से कि ये काम दूर तक जाए, उसके लिए मैं क्या तैयारी करूं? क्योंकि अकेले काम भेजने का सवाल नहीं है, आपकी तैयारी के द्वारा वो काम वहां जा सकता है। संगठन बनाने का सवाल नहीं है, कोई बहुत सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सवाल नहीं है। एक काम चलाऊ केंद्र है, उसे काम चलाऊ ही समझना चाहिए। क्योंकि जब बहुत केंद्र संगठित हो जाए तो वो कई तरह से दीवारें खड़ी करना शुरू करता है। तो हमें तो इतना फैलाना चाहिए कि काम इतना विस्तीर्ण हो जाना चाहिए कि उसमें कोई केंद्र का पता भी ना चले कि कोई केंद्र। हर जगह उसका केंद्र है और कहीं उसका केंद्र नहीं। क्योंकि केंद्र बहुत गहरा मजबूत हो तो वो गहरा और मजबूत शाखाओं को दूसरे केंद्रों को कम करके ही होता है। दिल्ली की राजधानी बहुत मजबूत हो तो प्रांतों की राजधानियों को कम करके होती, नहीं तो बहुत मजबूत नहीं होती। वो जितनी मजबूत होती चली जाए उतनी प्रांतों की राजधानी कमजोर होती चली जाएगी। तो फिर उसके खतरे हैं। वो आखिर में जाके कुछ व्यक्तियों के, एक व्यक्ति के, 2-4 व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाता। वैसा कोई केंद्रीकरण करने का बहुत सवाल नहीं है। लेकिन काम चलाऊ केंद्र तो जरूरी है, और ये जान के जो वो काम चलाऊ है, और हमें जगह जगह इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो जगह जगह करीब करीब स्वावलंबी केंद्र हो। वो अपनी फिक्र करे, अपना चिंतन करे, उसको जितनी सहायता हम दे सके केंद्र से उतनी सहायता दे, और जितनी कम हम उससे सहायता ले सके उतनी कम सहायता दे। ये हमें दृष्टि में होना चाहिए। हम उससे जितनी कम सहायता ले सके और जितनी ज्यादा हम उसे दे सके उतनी दे। और जगह जगह की अलग अलग स्थिति होंगी, अलग अलग सोच विचार के लोग होंगे। तो वहां जो भी योजना, जो भी काम वो करना चाहे, हमें ऐसा लगता हो कि बस वो हमारे केंद्रीय चिंतन के विरोध में नहीं है, तो उस काम को उन्हें करने का मौका देना चाहिए। वो जो भी काम करना चाहे उन्हें करने देना, और पूरी तरह उन्हें स्वतंत्र और स्वावलंबी काम करने की हमसे जितनी सहायता बन सके हमें पहुंचानी चाहिए। बहुत लोग काम में उत्सुक होंगे, अनेक तरह के लोग उत्सुक होंगे। अगर हम ये चाहें कि ठीक हमारे तरह के ही लोग काम में आए, हम गलती में, बहुत तरह के लोग काम में आएंगे। हमें इतने ध्यान होना चाहिए कि हमारे काम और विचार के विरोधी प्रवृत्तियों के लोग तो वहां नहीं आ जाते। बस इतना भर हमें ध्यान में होना चाहिए, और जो भी आता है सबके लिए द्वार खुले होना चाहिए, तो सब लोग आते हैं। संगठित संस्थाओं में खतरा होना शुरू होता है। जिन लोगों के हाथ में संगठित संस्था होती, आमतौर से जैसी संस्थाएं होती दुनिया में, वैसी संस्था में नहीं बनानी। तो ये खतरा होना शुरू होता है कि अगर मेरे हाथ में या 4 मित्रों के हाथ में एक संस्था है, तो वो निरंतर भयभीत रहने लगते हैं इस बात से कि कुछ लोग आके उन्हें डिस्प्लेस न कर दें, कुछ लोग आके उन्हें हटा न कर। ये सारी संस्थाओं में ये प्रवृत्ति होनी शुरू होती है, और तब ये प्रवृत्ति दरवाजा रोकने वाली बन जाए, तो काम को नुकसान पहुंचेगा। मेरा कहना है कि हमारे पास तो कोई पद और स्थान है ही नहीं, कोई पद और स्थान जैसी चीज बनानी नहीं है, इसलिए किसी को चिंता पर होने का कोई कारण नहीं। और हमारा जो काम है वो तो ऐसा काम है कि उसमें भी अगर पद का और प्रतिष्ठा का हमें ख्याल आया तो हम जो क्रांति ले जाने वाले हैं वो कहां ले जाएंगे? क्योंकि वो सारी क्रांति पद और प्रतिष्ठा को तोड़ने के लिए। तो हमें तो इतनी तैयारी होनी चाहिए कि जब भी कोई आदमी हमको स्थान से अलग करने को, तो हम उत्सुकता से जगह खाली कर दें कि हमसे बेहतर आदमी आ गया, अब वो काम करेगा, मैं दूसरा काम लेता हूं। इतना स्वागत हमारे मन में हो काम का, तो काम बहुत बड़ा हो सकता है। और मुझे छोटी छोटी बातें मेरे ख्याल में आती हैं। रोज कोई मजाक कहता है, ये कोई मजाक कहता है, वो तो मुझे हैरानी भी होती है, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि अगर उन पर हमारे बीच स्थितियां बनती हो, चिंतन खड़ा होता हो, विचार चिंता बनती हो, तो फिर बहुत हैरानी की बात है। उनसे फिर बड़ा काम होना बहुत कठिन हो जाए। तो इस सब तक खुले चिंतन की भी जरूरत है। और अगर कार्यकर्ताओं के बीच में
मित्रों के बीच में अगर कोई भी वैमनस्य, कोई भी बात खड़ी होती हो तो उसकी आपस में बिल्कुल चर्चा बंद कर देनी चाहिए। उससे तो जब भी हम इकट्ठे बैठे तब सब बात कर लेनी चाहिए। जब हम 20 जन इकट्ठे बैठे हो, किसी को सीएस ने कुछ गड़बड़ की है, इनके बाबत कुछ कहना है, तो फिर उसे हमें कह देना चाहिए सबके सामने। लेकिन यहाँ वहां किसी को नहीं कहना, क्योंकि यहाँ वहां कहने से वो रोक पैदा करता है। हम सब इकट्ठे हैं, वहां में कहनी चाहिए ये अग्रवाल साहब ऐसा, ये हमें पसंद नहीं पाता है, ये गलत मालूम होता है। तो हम सब बैठ के विचार कर लें, अग्रवाल साहब सही हो तो हम सब तय करें कि वो ठीक कहते हैं, आप गलत चिंता में पड़ गए, और गलत हो तो उनसे कहें कि इससे नुकसान पहुंचेगा, इस बात को छोड़ देंगे। और हमारी की तैयारी होनी चाहिए कि तो इसमें छोड़ने पकड़ने में है क्या। और इन बातों को हम छोड़ने पकड़ने में अगर भयभीत हो जाए तो मैं तो लोगों को जो बातें छोड़ने के लिए कह रहा हूं वो बेचारे कैसे छोड़ पाएंगे, क्योंकि उनके तो मैं बिल्कुल प्राणों पे चोट कर रहा हूं, जो उनके हजारों हजारों वर्षों की पकड़ी धारणा है उनको छोड़ने के लिए तैयार करना। और हम छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठेंगे तब तो बहुत कठिन होगा। पर इसमें एक बात ध्यान रखना जरूरी कि अलग अलग ये बातें नहीं की जानी चाहिए, तो उससे व्यर्थ की कटुता खड़ी होती है। वो हमेशा जब हम इकट्ठे हो तब खुली बात करनी चाहिए सबको, काम को ध्यान में रख के कि ये बात बाधा बन सकती, तो हम उसकी बात करेंगे। और एक बात ध्यान में जरूर रखिए कि शायद अभी आपको अंदाज नहीं हो सकता, 2, 4, 5 वर्षों में अंदाज हो, कभी अंदाज नहीं होता किसी को कि कोई काम कितना बड़ा हो सकता है। काश पहले से अंदाज हो तो वो काम बहुत जल्दी बड़ा हो सकता है, कम बाधाओं में बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी अंदाज नहीं होता। इतनी दूरदृष्टि मुश्किल से होती है लोगों के पास तो ये देख सकेंगे 10 साल बाद ये काम कैसा होगा। 1921 या 20 में गांधी जी संभवतः कलकत्ते में गोखले के यहाँ ठहरे और गोखले को डर हुआ कि ये आदमी ऐसा कपड़े बांधे हुए हैं साधुओं जैसे, मैं इसके साथ मंच पर जाऊं कि नहीं, कि लोग तो हंसेंगे कि, क्योंकि उस समय तक तो कांग्रेस बहुत व्यवस्थित कपड़े पहनने वालों की, बड़े वकीलों की, इस तरह के लोगों की संस्था थी। ये आदमी वैसा आदमी नहीं था जैसे लोगों की वो संस्था थी, तो इसके साथ जाना भी कि नहीं। तो ये सोच कर उन्होंने बहाना किया कि मेरे सिर में दर्द है और मैं आज नहीं जाता हूं। उनको पता नहीं था कि ये जो आदमी एक गांव के किसान के कपड़े पहन के खड़ा हो रहा है, ये इसका इस भांति के कपड़े पहनना, इसका गरीब की हैसियत में खड़ा होना ही इस मुल्क में क्रांति लाने का कारण बन जाएगा। इसकी किसी कल्पना की, गोखले को कल्पना नहीं। दुनिया में जो भी काम हुए हैं वो कब बड़े हो सकते हैं इसकी कोई कल्पना पहले से नहीं होती। पहले से कल्पना हो तो हम गांधी को कितनी मुसीबतों से बचा सकते, उसका कोई हिसाब नहीं था। और जो काम 25 साल बाद हुआ वो 15 साल में हो सकता था, लेकिन कोई अंदाज ही नहीं होता। कोई काम जब होता है तब हमें ख्याल आता है कि ये हो सकता है। जिस ख्याल में आप उत्सुक हैं वो ख्याल बहुत दूरगामी क्रांति ला सकता है। उस बड़े ख्याल को ध्यान में रखें और अपने को ख्याल में न लें, और बड़े बड़े काम को किस भांति बिना बाधा के पहुंचाया जाए उसको देखें। और ये भी आप समझ लें कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो जब तक छोटे छोटे ग्रुप्स में मैं कह रहा हूं तब तक वो उपद्रव नहीं ला रहा है। जिस दिन बड़ी भीड़ आनी शुरू होगी उस दिन उसके साथ उपद्रव भी आने शुरू होगा, तो सुनिश्चित है। और जितना बड़ा बल बढ़ेगा उस विचार का उतने ही खतरे और उपद्रव आने शुरू होंगे, तो उनकी भी तैयारी होनी चाहिए। जब कोई परिवर्तन की और क्रांति की बात करनी हो तो बहुत तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके ऊपर। अभी मैं नहीं पाता कि उतनी तैयारी है। जिस दिन आपकी तैयारी हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए खड़ी हो जाएगी।
और मैं तो कदम कदम मुझे रुकना पड़ता है इस ख्याल से कि वो कौन झेलेगा उस सारी जिम्मेदारी को। अगर वो पूरी की पूरी आपके सिर पर आई तो कौन झेलेगा। तो उसकी तैयारी आप जितनी जल्दी करते हैं उतनी जल्दी ठीक ठीक लोगों से वो बात कही जा सकती है जिसको कि 2 वर्ष बाद कहना पड़े उसे आज कहा जा सकता। गांव गांव तक पहुंचा देने की बात है, कि घर तक पहुंचा देने की बात है, तो वो कैसे पहुंचानी, क्या करनी, वो सब आपको बैठ के चिंतन करना चाहिए। वो कोई 1 या 2 या 3 आदमी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जितना व्यापक व्यक्ति आएंगे उतना बड़ा काम हो सकेगा। और जितने विभिन्न पहलू वाले व्यक्ति आएंगे, जितने विभिन्न व्यक्तित्व के, उतना बड़ा काम हो सकेगा। तो आपकी संस्था को तो ये ख्याल में लेके काम करना चाहिए कि वो सिर्फ एक मिलन स्थल है, इससे ज्यादा नहीं। उसमें जितने विभिन्न कोणों के, विभिन्न ढंग के, विभिन्न वर्गों के लोग आ सके, उनको लाने भर का काम आपका है कि वो आ जाएं। उनसे कैसे काम लिया जाए वो आपके चिंतन का ख्याल है कि उनसे कैसे काम लिया जाए। और अत्यंत प्रेमपूर्ण, स्वागतपूर्ण भाव से अगर हम बहुत लोगों को ला सकते हैं तो इसमें कोई शक का कारण नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं आज उसकी सारी की सारी दृष्टि धर्म से संबंधित है। आदमी कल समाज के और पहलुओं पर भी मुझे कहना पड़ेगा। समाज के आर्थिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है, समाज की जिंदगी, इकट्ठी जिंदगी। अगर पूरे समाज के जीवन कोण में कोई फर्क लाना हो तो हमें उसके सारे पहलुओं पर बात करनी पड़ेगी। तो जब तक मैं धर्म पर बोल रहा हूं तब तक एक पहलू की बात है, और उतनी ही क्रांति की बात जीवन के हर पहलू पर जरूरी है। तो हम एक पूरी क्रांतिकारी योजना देश के मन के सामने उपस्थित कर सकते हैं। तो कल अगर मैं राजनीति पर, अर्थ पर, समाज पर, शिक्षा पर, इन सब पर पूरी दृष्टि देना शुरू करूंगा तो काम में और बहुत तरह के लोगों की जरूरत होगी जिनकी हमें अभी कल्पना भी नहीं कि वो लोग उसके लिए जरूरी हो जाएंगे। आज उसमें से बहुत से लोग उत्सुक भी होते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास कोई काम भी नहीं तो उनको हम कहें न मालूम कितने प्रोफेसर उत्सुक हुए हैं मुल्क में। अगर हमारी तैयारी हो तो कल हम प्रोफेसर का अलग ही कैंप आयोजित करें। उसमें मैं शिक्षा के संबंध में ही जो कुछ हो सकता है उसके बाबत बात करूं। युवक उत्सुक हुए हैं, कल हम कॉलेज के विद्यार्थियों का अलग ही कैंप निर्मित करें, उनसे बात हो सके। ढेर राजनीतिक मुल्क में उत्सुक हुए हैं, आज नहीं कल अगर हम व्यापक काम करें तो हम राजनीतिज्ञों के लिए एक अलग ही कैंप रखें, हम उनसे सीधी बात कर सकें, उनको कुछ कह सकें। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम हर तरह के लोगों को भीतर आने दें। कल फिर उनके अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग चिंतन हो सकता है। अब अभी बहुत से प्रश्न होते हैं जिनको मैं छोड़ देता हूं सिर्फ इसीलिए कि वो जिन लोगों के सामने बात किए जानी चाहिए वो लोग तो नहीं है, उनकी क्या बात करें। अब जैसे कि निरंतर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन की शिक्षा पर कोई न प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन शिक्षा पर बात करने से क्या प्रयोजन है जब तक कि शिक्षा शास्त्री के सामने वो बात न की जाए। आप क्या करेंगे बहुत उसके लिए। अब कल 2 प्रश्न है राजनीति पर, लेकिन क्या मतलब है उनकी बात करने से जब तक कि हमारे पास एक राजनीतिक पूरी योजना न हो कि हम पूरी बात कह सकें, पूरी दृष्टि को ध्यान में रख के, और किन के सामने कहें। मुल्क की जीवन के बहुत पहलू हैं, सभी पहलुओं पर संयुक्त क्रांति का काम हो सकता है, और उसके लिए हमारी तैयारी बढ़नी चाहिए। अब जैसे यही कैंप है, 400 लोग आए, इस कैंप में 2000 लोग हो सकते थे, हमें थोड़ी फिक्र करनी पड़ी। और आप हैरान होंगे कि 400 लोग, यही 400 लोगों को ज्यादा फायदा होता अगर 2000 लोग यहां होते थे, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या है उतना बड़ा वायुमंडल, उतना बड़ा एटमॉस्फेयर खड़ा होता। और हमारा चूंकि जीवन हमेशा से विस्तार को अनुभव करता है, जितना विस्तीर्ण हो, आप ध्यान करने बैठे हैं, अगर आपके आसपास 10,000 लोग ध्यान कर रहे हैं, आपके ध्यान में फर्क पड़ता है, और आप अकेले कर रहे हैं तो फर्क पड़ता है। क्योंकि आपको लगता है, को समझ में आना शुरू होता, फिर एक साइकिक, एक
वातावरण बनता है, इतने लोगों का चिंतन, इतने लोगों के मन की हवाएं, इतने लोगों के मन की तरंगे, तो एक हवा बनाते। बुद्ध जिस गांव में भी जाते 10,000 भिक्षु सांस जाए। हम कहेंगे कि भीड़ लेके चलने का क्या मतलब था, लेकिन पूरे गांव की हवा बदल देते, क्योंकि 10,000 भिक्षु एक खास ढंग से निर्मित, एक खास तरह के चित्त को लिए हुए, खास तरह की आंखें, खास तरह के पैर, चलने का ढंग, उठने का ढंग, बात करने का ढंग, 10,000 शांत लोग जिस गांव में खड़े हो जाते 10,000 लोग शांत जाते, वो गांव एकदम देखता रह जाता कि क्या। एक गांव में ठहरे, उस गांव का राजा मिलने गया, 10,000 लोग ठहरे हैं गांव के बाहर, तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कितनी दूर। उन्होंने कहा बस ये जो वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं उसके पास। उसने कहा मुझे शक होता, उसने तलवार बाहर निकाल दी। तुम मुझे धोखा देना चाहते, तुम कहते 10,000 लोग ठहरे, लेकिन यहाँ तो ऐसा पता नहीं चलता कि एक आदमी ठहरा हो। इतना सन्नाटा, 10,000 लोग थोड़ी फासले पर ठहरे हैं दरख्तों के पास, इतना सन्नाटा है रात में। मुझे शक होता, उसने तलवार बाहर निकाल ली, कोई षड्यंत्र तो नहीं। वो मंत्री हंसे, उन्होंने कहा कि आप तलवार बाहर ही रखिए, कोई षड्यंत्र नहीं, लेकिन आप चलिए, ये 10,000 लोग और ही तरह के लोग। वो गया, वो देख कर वहां दंग रह गया कि वृक्षों के नीचे 10,000 लोग बैठे चुपचाप, कोई एक बात नहीं। अब ये एक साइकिक वातावरण में प्रवेश कर रहा है, जहां ये बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता। 10,000 लोग मौजूद है, चुपचाप, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं कुछ। तो ये आदमी में घुसता है, ये आदमी बदल जाता है। ये देखा ही नहीं कि कल्पना में नहीं कि ऐसा भी एक हवा हो सकती। काम बहुत हो सकते हैं। मेरा वो भी ख्याल है कि गांवों पर मॉरल अटैक होने चाहिए, लेकिन हमारे पास लोग हो। मेरे मन में है ये कि 2,000 लोग 3 दिन के लिए ठहर जाए। अभी हम कैंप लेते हैं, अगर हमारे पास 2,000 ऐसे लोग तैयार होते हैं जिनको हम समझते हैं कि उन्होंने ध्यान में थोड़ी गति की है, ये शांत हुए, इनको विचार ख्याल में आया, कल हम चलते हैं और एक गांव चलते हैं 20,000 का गांव, उसमें 2,000 लोग घरों में मेहमान हो जाते हैं 3 दिन के लिए, हाथ जोड़ के हम इस पूरे गांव पर एक नैतिक आक्रमण कर रहे हैं। जाके 10,000 के गांव में 2,000 लोग 5-5 घर के बीच जाके एक आदमी जाके मेहमान हो जाता है। वो 3 दिन उनके साथ रहेंगे 2,000 लोग। मोहल्ले में 5 घरों के लोगों से बात करेंगे, सांझ को हमारी बैठक होगी, उसमें पूरे गांव के बच्चे पत्नियों को लेकर वो हमारे 2,000 लोग हाजिर होंगे। उन 2,000 लोगों का उठना, बैठना, बात करना, सोचना, उस सब की हवा हम उस गांव में खड़ी करेंगे। हम 3 दिन में क्यों जंगल में कैंप लेंगे? जंगल में कैंप लेने की मजबूरी सिर्फ एक ही है, हमारे पास आदमी नहीं कि हम शहर में जाकर वातावरण खड़ा कर सके। हमारे पास 2,000 आदमी होंगे तो हम एक गांव पर हमला करेंगे। वर्ष में हम 12 गांव पर हमला कर दिया करेंगे और 12 गांव में हम एक जादू खड़ा कर सकते हैं पूरा का पूरा, कि 3 दिन के लिए वो गांव चकित खड़ा रह जाए और उस गांव की जिंदगी में एक फर्क पड़ जाए। काम तो बहुत दिशाओं में बहुत रूप ले सकता है, पर वो रूप जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती है, आप इकट्ठे होते हैं, सोचते हैं, उस रूप में बन सकेगा। आज की बैठक इसी ख्याल से बुलाई कि अगली बार से हमेशा ही मेरा ख्याल है कि कैंप 3 दिन का न हो कि 4 दिन का हुआ करे। पहले दिन सारे हमारे मित्र इकट्ठे हो जाए करे, एक दिन उनके साथ व्यतीत हो, दूसरे दिन से कैंप शुरू होगा, ताकि उनके लिए कुछ मैं कर सकूं और वो इस दिशा में कुछ सोच सके, विचार कर सके। और जिस गांव में भी हम मिलते हैं, बैठकें लेते हैं, वहां भी एक बैठक घंटे भर की वहां के उन मित्रों के लिए जो काम करने के लिए सक्रिय रूप से उत्सुक हुए, उनके लिए बैठक होनी चाहिए। और हम कैसे बड़ा से बड़ा कर सके उसका हमें चिंतन करना चाहिए, और जो योजनाएं ला सके वो योजनाएं लानी चाहिए और मित्रों को समझानी चाहिए कि इस योजना से काम यहाँ आगे जा सकता है। इस पर आप चिंतन करें, ख्याल करें। इसलिए और कुछ बात इस संबंध में पूछनी है तो पूछने पर अपना चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अभी उन लड़कों ने जबलपुर में अच्छा थोड़ा सा काम किया।
अच्छा थोड़ा काम किया। और युवक उत्सुक हो जाए तो वो सुख आपको करना है। अभी 10, 15, 20 लड़कों ने ग्रुप जौनपुर में बनाया तो वो घर घर साहित्य पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जिस घर में भी गए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा। वो बबूतमल जी की योजना थी एक वीकली बुलेटिन की, तो वो लड़के तैयार करते हैं जनवरी से जौनपुर से निकालने का एक वीकली बुलेटिन, छोटा सा पत्र 6 पन्नों का, जिसमें की सारी सूचनाएं पूरी की पूरी मिल सके। काम तो बहुत बड़ा हो सकता है और आप जितना तैयार हो मैं उसको उतनी बड़ी दिशा दे सकता हूं। मेरी कल्पना में है सारी बात कि क्या नहीं हो सकता है, बहुत हो सकता है। इतना हो सकता है कि हमें 15-20 साल में इस मुल्क में दूसरी हवा पैदा कर दें। इसलिए आपने जो कहा कि ज्ञान का प्रयोग हम लोग को स्वयं को इस ढंग से करना चाहिए। तैयार करना पड़े हमें एक अलग वर्ग, नहीं तो बरोबर कार्य करता है ये बरोबर कार्य करता है। मैं अलग मीटिंग मेरा माइंड में भी यही बात है, चलते चलते और आगे भी 2-5 वक्त ये बात है। तो कार्यकर्ता को क्लियर नहीं करेगा तो आगे मेरा माइंड में अभी भी रक्षा नहीं आता है, मेरा माइंड में था और आगे भी मेरा माइंड में तो ऐसा है। कार्यकर्ताओं के अलावा कौन सा चीज लेने से पहला अपना ग्रुप बच सकता है। ऐसा हमारा और रमन भाई का आज धीरे में भी थोड़ा बात हुआ था। थोड़ा सा पानी महाराज से आओ तो हम पीछे बैठे गाँव अपना विचार लोगों जो बड़े योजना शुरुआत देना चाहिए। क्या लेते हैं? क्या लेंगे? मैं कुछ लेता हूँ, पानी लेता हूँ। मैं जाके भिजवा देता हूँ। अरविंद से कहना कि मैं कौन हूँ पुस्तक की ठीक से कॉपी करके कोई भूल चूक हो बस इसके बाद वही करते हैं। कंप्लीट हो गया। आपका हो गया कंप्लीट? हाँ, आधा हो गया। अभी आधा 15 दिन हो जाएगा। ठीक, इसको कर डालने में तो हमारा लेखक बीमार था, अभी आ गया, इसलिए 2-3 महीना जरा देर से लिखूंगी, मगर अभी 1 महीने को एक किताब बस कर ही डालिए। सब मराठी में आ जानी चाहिए। एक बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल कार्यक्रमों में हो जाता है कभी कभी कि आप कोई बात बोलते हैं तो फिर थोड़े टाइम से और कुछ बात बोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि पहली बात सच्ची या दूसरी बात। शायद आपका ध्यान बहुत लंबे तक होने के बाद कुछ फर्क होना होता है तो बहुत से टाइम चर्चाओं में चले जाते हैं। तो एक नमूना अब ये हो गया कि लोगों को ये ख्याल आ गया कि आपको फोटो रखा जाए या न रखा जाए। अब ये एक आप कोई और ढंग से सोच रहे होगे, ये कार्यक्रम सुदूर की चर्चा हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कुछ बातें यानी कार्यक्रम की बैठक हो जो भी बात हो वो पूछ लेनी चाहिए। तो लंबे दृष्टि से कोई विचार हो तो शायद कभी समझ में न आए। कभी एक बनानी है बात तो उसमें
पूरी एनर्जी गिर जाए और उसके बाद न कुछ घटने लगे तो आपसे बता दे कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन करना है वो टाइम तो पूरे जोर से हुआ जाए, पूरे समझ जो भी करना है उसको समझ। अब वो फोटो का भी मामला ऐसा हो गया है कि मेरे पास हर महीने सैकड़ों चिट्ठियां पहुंचती हैं, हमें फोटो भेजती, मैं उनको कहाँ से फोटो भेजूं? नहीं भेजता तो उनकी फिर चिट्ठी पहुंचती है, तो चित्र भी हमको नहीं भेज देते। तो सिवाय इसके कोई उपाय नहीं है कि फोटो रख दी जाए, जिसको लेना हो वो ले जाए, मैं उनको कहाँ से चित्र भेजूं? वहां लोग पहुंच जाते हैं घर पे भी कि आपका एक फोटो दे दीजिए, मैं कहाँ से फोटो ला के उनके लिए रखूं और कितने फोटो रखे जाओ? तो उसके लिए तो स्टाल पर रख दिए, जिसको चाहिए उठा कर ले जाए, नहीं चाहिए बात खत्म हो गई। कोई भी मामला है उसको सोच लेने से आप वो समस्या आती है और मालूम नहीं है। हाँ, वो कोई भी मामला है उसको तय करने आपके ऊपर वो बोझ नहीं है, वो तो मुझे वहां देने का इंतजाम करना पड़ता। मैं किसी को मना क्या करूँ? वो आया कि चित्र चाहिए आपका, तो उसको क्या कहा जाए? तो किसी का चिट्ठी आती है, उसको चित्र चाहिए, अब उसको चित्र की व्यवस्था करो, वो खर्च करो, उसे भेजने के लिए डाक का खर्च करो, उसको मतलब क्या है? और न भेजो तो वो दुखी होता है कि हमें चित्र नहीं भेजा। ऐसा फ्लैग जैसा भी बना देगी। वो मैंने कहा कि एक फ्लैग बना है, एक 3-4 चित्रों को उसमें रख दे, खत्म हुआ। फ्लैग जैसा बना है जो बुक के साथ में, तो वो पन्ने में डालने में काम भी आ जाएगा और फोटो के साथ भी नहीं देखेगा। कोई भी किताब देगा उसमें वो मिल जाएगा। लोग जो भी चाहते हैं उसमें जितने की व्यवस्था हम कर सके वो कर देनी चाहिए। साहब को कभी क्या ख्याल हो जाता है कार्यकर्ताओं का, लोग चाहते हैं उसकी व्यवस्था करनी क्या नहीं करनी? हाँ, वो सोचना चाहिए। जैसे अकेले ने कहा कार्यकर्ता सोच के आखिर में उनकी सलाह जवाब होता क्या है कि हमारा चित्त जो है कभी भी ठीक बिंदु जो है उसको नहीं पकड़ता, या तो इधर या उधर। या तो हम चित्रों की पूजा करेंगे और या फिर हम चित्र से देने लगेंगे, कहीं चित्र देने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ये हमारा जो माइंड है, यानी या तो हम मूर्तियां बनाएंगे या मूर्तियां तोड़ेंगे, लेकिन मूर्तियों को सहज रूप से स्वीकार न करेंगे। मूर्ति मूर्ति है, न उसमें पूजा की जरूरत है, न उसको फोड़ने की जरूरत है। एक चित्र चित्र है, न उसको कोई पूजा करने की जरूरत है और न उससे बचने के। मुसलमान इतने बचे कि अगर आप मोहम्मद का चित्र बना दो तो मारपीट हो जाएगा, अभी दंगा हो जाता है। मोहम्मद का चित्र भर आप टांग लो घर में, आपके घर में आग लगा देंगे। अब ये दूसरी बेवकूफी खड़ी हो गई ना, और इसी से खड़ी इससे हुई कि कहीं मूर्ति की पूजा न शुरू हो जाए, तो मूर्ति पूजा के डर से कहीं कोई चित्र न बना ले मोहम्मद का। स्वामी सत्यभक्त ने एक मंदिर वहां वर्धाम बनाया, तो सभी धर्मों की मूर्तियां रखी, उसको उन्होंने मोहम्मद की मूर्ति बना दी, तो झगड़ा फसाद हो गया। फिर आखिर वो मूर्ति हटानी पड़ी वहां। वो मोहम्मद का चित्र नहीं बना सकते, तो मूर्ति बनाने की बात है। तो मोहम्मद का कोई ऑथेंटिक चित्र उपलब्ध नहीं क्या? अब ये दूसरी बेवकूफी हो गई ना। मैं कहता हूं चीजों को सरलता से क्यों नहीं लेते? चित्र चित्र है, उसमें क्या न पूजा करने की जरूरत है और न उससे घबराने और डरने की जरूरत है। चित्र से नहीं कार्यकर्ताओं के दिल में कभी ख्याल बंधा हुआ था हमारे आचार्य की ऐसे होना, वो भी बड़ा मुश्किल है, वो भी बड़ा मुश्किल, वो भी हमें तोड़ना पड़ेगा, वो हमें तोड़ना पड़ेगा। इतना सुन के भी हमारे ख्याल में ये होना चाहिए आचार्य जी चित्र के लिए फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? उनको क्या जरूरत है फोटो, उनको क्यों शौक है करते हैं? हाँ, ये सारी बात हमें समझ लेनी चाहिए, ये सारी बात हमें समझ लेनी चाहिए। हमारी जरूर धारणाएं हैं कि कैसा मुझे होना चाहिए और जो हमारा काम हो गया शादी कैसे होने चाहिए वो तो। हाँ, तो वो जो हम तय किए हजारों साल से, मैं वैसा आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वो तो आपकी धारणा जगह जगह टूटेगी, उसे साफ ही कर लेना चाहिए। मैं उस आदमी कहीं भी नहीं हूँ, मैं उन 2 एक्सट्रीम में कहीं भी खड़ा नहीं होता है। तो ना तो मुझे भय लगता है कि कोई फोटो ले जाए इसमें,
इसमें कौन से भय का कारण है? फोटो फाड़ देगा भी, फाड़ दे तो उसमें कोई भय नहीं है, उसको थूक दे, उसको जूते में डाल दे तो क्या बनता है? कोई पूजा करनी है, पूजा असल में पूजा करने वाला जो मन है उसके विरोध में मैं लड़ रहा हूँ। और अगर कोई पूजा करे तो हम क्या कर सकते हैं? ये क्या है, ठीक है, उसको मर्जी है। पूजा करने वाले मन के विरोध में हमारी लड़ाई चल रही है कि पूजा करने की वृत्ति नासमझी से भरी है। फिर भी कोई पागल है तो वो पागल है, पूजा करे तो करे, इससे क्या लेना देना। और मेरे फोटो की नहीं करेगा तो किसी और के फोटो को करेगा, उससे बनता क्या? इसलिए वो पूजा करने वाला मन है तो वो करेगा पूजा। और ये जो विरोध करता है, जो कहता है कि कहीं पूजा का डर है, ये पूजा ही करने वाला मन है, ये कोई दूसरा मन नहीं है। जो पूजा करने वाली बुद्धि है जिसकी, वो जगह जगह मुझे आके कहते हैं कहीं आपकी बात का संप्रदाय न बन जाए। तो मैंने कहा ये सांप्रदायिक मन है, ये जो भय की बात कर रहा है। यानी बड़ा मजा ये कि ये आदमी किसी संप्रदाय में खड़ा हुआ है और कहता ही है कि कहीं संप्रदाय ना बन जाए। ये आदमी संप्रदाय छोड़ के ये बात विचार करे तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये ठीक बात क्या है, ये संप्रदाय में खड़ा हुआ भली बात। और इसको जो भय होता है वो भय इसका नहीं है कि सांप्रदायिक स्थितियां और न बने। भय इसको हमेशा ये कि इसके संप्रदाय का एक कॉम्पिटिशन और खड़ा होता है। इसको भय सिर्फ ये बुनियाद कि ये एक संप्रदाय और खड़ा होता है तो मेरे संप्रदाय के वैसे तो कॉम्पिटिटर 50 है, ये 51 होगा। उसका डर संप्रदाय से भयभीत नहीं है, वो संप्रदाय में तो वो खड़ा ही हुआ है, एक ज्यादा सामने उसका डर। तो हमें सारी बातें करनी चाहिए, साफ समझनी चाहिए। इसलिए आता है ये छोटा सा कैंप ले लिया जाए, कैंप लिया जाए, जरूर एक कैंप लिया जाए, वो अच्छा होगा। 25-30 मित्रों के लिए वो सारी बात साफ होनी चाहिए। मेरे संबंध में भी सारी बात साफ होनी चाहिए। बिल्कुल और तरह का 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, 7 दिन का, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप जो बात कहते हैं वो भी ठीक कहने की, जो आपका कंसेप्ट वही हम तक, यानी हम तक आए तब हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे आप कुछ कहते हो और पहुंचाते कुछ और हैं, आपके समझ में गलत धारणा हम नहीं बना रहे हैं। अब जैसे कल उन्होंने कोई भेजा वो 70 क्वेश्चन है हो जाएंगे, तो हमारा माइंड तो चक्कर गया। मैंने कहा क्या है ये हमारे माइंड का कुछ फिजूल की बात थी और होता है।